नमस्कार मित्रों। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स पर आधारित वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्नों के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के वे पहले दो देश कौन से हैं जहां वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही खसरा और रूबेला को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके विकल्प हैं भारत और मालदीव, भारत और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मालदीव और श्रीलंका। अब इस प्रश्न की व्याख्या पे प्रकाश डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में मालदीव और श्रीलंका ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने खसरा और रूबेला को वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहाँ कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण का कोई भी मामला सामने न आया हो। मालदीव में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2009 में और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला वर्ष 2015 में सामने आया था। वहीं श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2016 और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला वर्ष 2017 में सामने आया था। WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों ने सितंबर 2019 में खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लिए वर्ष 2023 का लक्ष्य निर्धारित किया था। मालदीव और श्रीलंका ने इससे पूर्व ही ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब देखते हैं कि भारत में खसरा और रूबेला की स्थिति क्या है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार मई 2018 से पहले अप्रैल 2019 की अवधि के मध्य भारत में खसरे के कुल 47,056 और रूबेला के कुल 1,263 मामले सामने आए थे। भारत ने सबसे बड़े खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 9 महीने से 15 वर्ष तक की आयु के 210 मिलियन बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब जानते हैं क्या है खसरा। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस जनित रोग है जो कि मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह मोरबीली वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। बुखार, खांसी और आँखों का लाल हो जाना इसके मुख्य लक्षण हैं। WHO के अनुसार खसरे का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है और अधिकतर लोग 2-3 सप्ताह में स्वयं ठीक हो जाते हैं। खसरे को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। क्या है रूबेला? रूबेला भी एक संक्रामक वायरस जनित रोग है और इसके लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं। रूबेला को जर्मन खसरे के नाम से भी जाना जाता है। रूबेला में वायरस श्वसन मार्ग के माध्यम से प्रेषित होता है और इसके लक्षण सामान्यतः संक्रमण के 2-3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रूबेला उन अजन्मे शिशुओं के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है जिनकी माताएं गर्भावस्था के दौरान इस रोग से संक्रमित हो जाती हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प मालदीव और श्रीलंका है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प,
यह मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा, यह भगवान विष्णु का मंदिर है। तीसरा, यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। और चौथा विकल्प है, इसका निर्माण राजा मार्तंड वर्मा द्वारा करवाया गया था। अब इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। हाल ही में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जिसमें मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती राज परिवार के अधिकारों को कायम रखा है। इस निर्णय से मंदिर को लेकर सरकार और त्रावणकोर राज परिवार सदस्यों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान विष्णु के अनंत नामक नाग के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। यह मंदिर वास्तुकला की अनोखी शैली चेरा स्टाइल में बनाया गया है, जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला द्रविड़ शैली का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है, जबकि इसका वर्तमान ढांचा 18वीं शताब्दी का है, जिसे तत्कालीन त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा करवाया गया था। इसे भारत में वैष्णव परंपरा से जुड़े 108 पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेकर क्या था विवाद? वर्ष 2007 में उत्तरदम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने दावा किया कि मंदिर का खजाना त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार की संपत्ति है। इस दावे पर आपत्ति जताई गई और कई मुकदमे दायर हुए। केरल की एक निचली अदालत द्वारा तहखाने खोलने के विरुद्ध निषेधाज्ञा पारित कर दी। केरल के हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में राज परिवार के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए मंदिर के मामले के प्रबंधन हेतु एक बोर्ड बनाने का आदेश दिया। राज परिवार ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई 2011 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए तहखाने में वस्तुओं की सूची बनाने के लिए 2 एमिकस क्यूरी नियुक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर केरल हाई कोर्ट के 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। प्रश्न 3, हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 जारी किया गया है। निम्नलिखित में से इसके मापन में किस आयाम को शामिल नहीं किया जाता है? पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर और चौथा विकल्प है प्रति व्यक्ति आय। पूछे गए प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अब देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या और विश्लेषण। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स GMPI 16 जुलाई 2020 को जारी किया गया। इस सूचकांक का शीर्षक चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी अचीविंग दी SDGs रखा गया। इस रिपोर्ट का मानना है कि कोरोना महामारी का अब तक हुए सुधारों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वर्ष 2002 से जारी हो रही इस रिपोर्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के
ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिस जारी करते हैं। यह सूचकांक गरीबी के स्तर और संरचना दोनों की जानकारी के साथ यह इंगित करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है कि गरीबी कहाँ और कैसे प्रकट होती है। इसकी मदद से गरीबी कम करने और उसके लिए एक्शन लेने में मदद मिलेगी ताकि भारत जैसे देश बेहतर निर्माण कर सकें। इस बहुआयामी गरीबी मापन में 3 आयामों को और 10 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इन तीनों आयामों का भार समान होता है। ये 3 आयाम इस प्रकार हैं। पहला आयाम में स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 संकेतक अर्थात पोषण और बाल मृत्यु दर आते हैं। दूसरे आयाम शिक्षा के अंतर्गत 2 संकेतक ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस को शामिल किया गया है। तीसरे और अंतिम आयाम जीवन स्तर के अंतर्गत 6 संकेतक खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, हाउसिंग और संपत्ति को रखा गया है। GMPI 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वर्ष 2005-06 से 2015-16 के बीच भारत के लगभग 273 मिलियन लोग गरीबी के दायरे से बाहर हो गए हैं। अभी भी 107 विकासशील देशों में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। बहुआयामी गरीबी की लगभग 84.3% आबादी सब सहारन और दक्षिण एशिया में रहती है। लगभग 1/3 देशों की बहुआयामी गरीबी सूचकांक वैल्यू में कोई कमी नहीं हुई है। भारत, आर्मेनिया, निकारागुआ एवं नॉर्थ मैसेडोनिया ने विगत कुछ वर्षों में अपनी वैश्विक MPI वैल्यू को लगभग आधा किया है। बहुआयामी गरीबों की आबादी में लगभग आधे बहुआयामी गरीब 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। हर 3 में से 1 बच्चा बहुआयामी गरीब जबकि 6 में से 1 वयस्क बहुआयामी गरीब है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। प्रश्न 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए, यह स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति है। बी, इसमें 10+2 संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाया गया है। सी, युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य 100% रखा गया है। डी, शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाया जाएगा। पूछे गए प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही विकल्प है ए। अब इस प्रश्न की व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तनकारी सुधार लाना है। स्वतंत्र भारत की वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद यह तीसरी शिक्षा नीति होगी। यह नीति 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने दिया था। इस नई शिक्षा नीति की प्रारूप समिति का गठन जून 2017 में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को 31 मई 2019 को सौंपी थी। नई शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तैयार हुआ था और इसे 1992 में अपडेट किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 के
महत्वपूर्ण पक्ष। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। यह सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। इसके मुख्य स्तंभ पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता है। स्कूल व्यवस्था की 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाया गया है। विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य इसमें शामिल किया गया है। वोकेशनल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को महत्व देने के लिए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध, संस्कृति और शोध क्षमता निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन होगा। संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। गैर लाभान्वित क्षेत्रों और समूह के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना होगी। डिजिटल लर्निंग हेतु नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF का गठन होगा। इसमें पाली, फारसी और प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थान और संस्थानों की स्थापना की जाएगी। नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की सिफारिश की गई है। नीति में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करेंगे, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान जल्द से जल्द 6% तक बढ़ सके। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प A है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से सिद्दी समुदाय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हाल ही में शांताराम बुदना सिद्दी को तेलंगाना राज्य की विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। दूसरा विकल्प, इस समुदाय के लोग पूर्वी अफ्रीका के बंटू लोगों के वंशज हैं। तीसरा, भारत में ज़्यादातर सिद्दी समुदाय के लोग सूफी मुसलमान हैं। और अंतिम विकल्प, भारत में ज़्यादातर सिद्दी लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और हैदराबाद शहर में निवास करते हैं। पूछे गए प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर विकल्प A है। अब इस प्रश्न की व्याख्या और विश्लेषण पर प्रकाश डालते हैं। हाल ही में सिद्दी समुदाय के पहले स्नातक शांताराम बुदना सिद्दी को कर्नाटक राज्य की विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। अफ्रीकी मूल के पिछड़े इस समुदाय को कर्नाटक विधानमंडल में अपना पहला प्रतिनिधि मिला है। शांताराम कर्नाटक राज्य में विगत 3 दशकों से आदिवासी समुदायों के बीच काम कर रहे हैं। कर्नाटक में सिद्दी समुदाय की जनसंख्या लगभग 50,000 है। जानते हैं कौन है सिद्दी समुदाय के लोग? इस समुदाय के लोग पूर्वी अफ्रीका के बंटू लोगों के वंशज हैं। भारतीय राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के छोटे छोटे गांवों और हैदराबाद शहर में इस समुदाय के अधिकांश लोग निवास करते हैं। इस समुदाय के लोग भारत में अफ्रीकी सैनिक और दास
के रूप में आए थे। इन्हें मूल रूप से हबशी के रूप में जाना जाता था। सिद्दी समुदाय के पूर्वजों को बड़े पैमाने पर 7वीं शताब्दी की शुरुआत में अरबों द्वारा गुलामों के रूप में भारत लाया गया था। पुर्तगाली और अंग्रेज भी इन्हें गुलामों के रूप में भारत लेकर आए थे। भारत में ज़्यादातर सिद्दी समुदाय के लोग सूफी मुसलमान हैं, जो संभवतः मुगलों से प्रभावित है। मुस्लिम सिद्दी समुदाय के पूर्वज मुगलों के दरबार में सेवा करते थे। पाकिस्तान में भी इस समुदाय की बड़ी आबादी निवास करती है। कर्नाटक में सिद्दी समुदाय की स्थिति के बारे में जानते हैं। कर्नाटक में सिद्दी समुदाय मुख्य रूप से कैथोलिक हैं, जिन पर उनके पूर्वजों के पुर्तगाली और गोवा के मालिकों का प्रभाव है। सिद्दी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में निवास करते हैं। मुख्य रूप से ये येलापुर और हलियाल के घने जंगलों में रहते हैं। बाकी सिद्दी धारवाड़ और बेलगावी से सटे जिलों में रहते हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े इस समुदाय को कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में ए है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इस यूनिट ने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। दूसरा, ये फ्रांस से प्राप्त तकनीक पर आधारित है। तीसरा विकल्प, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और चौथा विकल्प, इस यूनिट की क्षमता 700 मेगावाट है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। अब इस प्रश्न की व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं। हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी यूनिट ने पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की है। क्रिटिकलिटी का अर्थ होता है रिएक्टर का सामान्य परिचालन स्थिति में आना। यह इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र अब ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयार है। यह पूर्णतया स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो मेक इन इंडिया के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। गुजरात के तापी जिले में स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 भारत की पहली 700 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट है। इस यूनिट पर वर्ष 2011 में काम शुरू हुआ था। यह दाबित भारी जल रिएक्टर अर्थात प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR का सबसे बड़ा स्वदेशी विकसित वेरिएंट है। PHWR में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्लांट की 220 मेगावाट की पहली 2 यूनिट कनाडा की तकनीक पर आधारित थी। पहली यूनिट ने 6 मई 1993 को, जबकि दूसरी यूनिट से 1 सितंबर 1995 को इलेक्ट्रिसिटी का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया था। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी यूनिट पर भी काम वर्ष 2011 में शुरू हो गया था। इसकी भी क्षमता 700 मेगावाट ही है। इसके अगले साल तक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने की संभावना है। भारत अपनी न्यूक्लियर पावर क्षमता को वर्तमान के 6,780 मेगावाट से बढ़ाकर 2031 तक 22,480 मेगावाट करने के लिए प्रयासरत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा
जारी विशेष बुलेटिन में वर्ष 2016-18 में भारत के लिए मातृ मृत्यु दर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. मातृ मृत्यु दर वर्ष 2016-18 में 113 रह गई है। 2. उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर 215 है। दक्षिणी राज्यों में निम्न मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय ने भारत में वर्ष 2016-18 में मातृ मृत्यु दर पर एक विशेष बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। 1 नंबर, मातृ मृत्यु दर वर्ष 2015-17 के 122 और वर्ष 2014-16 के 130 स्तर से घटकर वर्ष 2016-18 में 113 रह गई है। 2 नंबर, विभिन्न राज्यों का मातृ मृत्यु दर असम 215, उत्तर प्रदेश 197, मध्य प्रदेश 173, राजस्थान 164, छत्तीसगढ़ 159, ओडिशा 150, बिहार 149 है। 3 नंबर, दक्षिणी राज्यों में निम्न मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है। कर्नाटक 92, आंध्र प्रदेश 65, तेलंगाना 63, तमिलनाडु 60 और केरल 43। मातृ मृत्यु दर में कमी के कारण विगत 1 दशक में किए गए सुधारों की वजह से मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। इसके अंतर्गत देश के सबसे पिछड़े तथा सीमांत क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव, आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान तथा अंतर क्षेत्रक कार्यक्रमों का विशेष योगदान रहा है। रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह देश में जनसंख्या की गणना करने के अतिरिक्त मृत्यु और जन्म के पंजीकरण के साथ ही यह नमूना पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करके प्रजनन और मृत्यु दर के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करता है। SRS देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है, जिसमें अन्य संकेतक राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर का प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करते हैं। वर्बल ऑटोप्सी उपकरणों को नियमित आधार पर SRS के तहत दर्ज मौतों के लिए प्रबंधित किया जाता है, ताकि देश में एक विशिष्ट कारण से होने वाली मृत्यु दर का पता लगाया जा सके। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में जारी की गई स्टेटस ऑफ टाइगर्स रिपोर्ट 2018 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए. वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 50 है। बी. दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। विकल्प सी. दुनिया में सबसे बड़ी बाघों की आबादी पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई गई है। विकल्प डी. पूर्वोत्तर राज्यों में बाघों की संख्या स्थिर बनी हुई है। पूछे गए प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही विकल्प है डी.
अब इस प्रश्न की व्याख्या और विश्लेषण देखते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई के अवसर पर स्टेटस ऑफ टाइगर्स रिपोर्ट 2018 जारी की गई है। इस विस्तृत रिपोर्ट में वर्ष 2018-19 सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी की तुलना पूर्व के 3 सर्वेक्षणों वर्ष 2006, 2010 और 2014 के साथ की गई है। भारत में बाघों की स्थिति की सारांश रिपोर्ट जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2006 से 2018 के बीच बाघों की संख्या में प्रतिवर्ष 6% की दर से वृद्धि देखी गई है। इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। भारत में 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई तब भारत में 9 टाइगर रिजर्व थे। आज भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 50 हो गई है। दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं और इनके संरक्षण का प्रयास भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में बाघों की आबादी स्थिर है, लेकिन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बाघों की आबादी छोटे संरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित है। भारत में अधिकांश बाघों के आवास गलियारे संरक्षित क्षेत्र नहीं हैं और इनका निरंतर मानव उपयोग और विकास परियोजनाओं के कारण सफाया हो रहा है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 पाई गई है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक बाघों की संख्या में सबसे अधिक रैंक पाने वाले राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बाघों की आबादी कम हुई है। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में बाघों की स्थिति में लगातार गिरावट आई है। इसे रिपोर्ट में चिंता का विषय माना गया है। 3 टाइगर रिजर्व बुक्सा, पश्चिम बंगाल, डंपा, मिजोरम और पलामू, झारखंड में बाघों की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। दुनिया में सबसे बड़ी बाघों की आबादी पश्चिमी घाट क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, बीआरटी ब्लॉक में पाई गई है। इस क्षेत्र में बाघों की संख्या लगभग 724 है। इस प्रकार पूछे गए प्रश्न के अनुसार सही विकल्प डी है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। 2 नंबर, इसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली स्थापित करना है। तीसरा, इसकी अवधि 7 वर्ष है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। पूछे गए प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही विकल्प उत्तर के रूप में ए है। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हाल ही में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट वेबिनार के जरिए लॉन्च किया गया। यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम और नीति आयोग ने
संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। यह प्रोजेक्ट 5 साल की अवधि का है और इसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव अर्थात DTEE के तहत कार्यान्वित किया गया है। इस प्रोजेक्ट द्वारा भारत के लिए एक टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशंस असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस फ्रेमवर्क के जरिए सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन गतिविधियों की विस्तृत समझ एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बारे में जानकारी मिलेगी। ITF की टीम भारत की सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निर्णयकर्ता, अनुसंधानकर्ताओं, विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी। भारत 2008 से ही ITF का सदस्य है। ITF परिवहन नीति तय करने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत का ट्रांसपोर्ट सेक्टर तीसरा सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला सेक्टर है। इसमें रोड ट्रांसपोर्ट में से सबसे अधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जित होती है। भारत में उत्सर्जित होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड में से 13% भाग ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। जानते हैं क्या है DTEE? DTEE का पूरा नाम डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स है। यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में परिवहन प्रणालियों को प्रदूषण मुक्त बनाने का एक वैश्विक अभियान है। यह परियोजना ITF और यूपेरटल इंस्टीट्यूट के सहयोग से चलाई जा रही है। इसे जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल का समर्थन प्राप्त है। इस वैश्विक अभियान के वर्तमान प्रतिभागी भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को हैं। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट DTEE का एक हिस्सा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर A है। अंतिम और 10वां प्रश्न इस प्रकार है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प, बैंकिंग क्षेत्र के लिए गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में काफ़ी वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। विकल्प बी, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात स्थिर रहा है। सी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने वित्तीय प्रणाली में सबसे अधिक उधार प्राप्त किया। और विकल्प डी, बैंकों की ऋण वृद्धि में भारी गिरावट देखने को मिली है। पूछे गए प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अब देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। RBI द्वारा क्रेडिट जोखिम के आधार पर किए गए परीक्षणों से संकेत मिलता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सफल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अर्थात GNPA अनुपात मौजूदा परिस्थितियों के तहत मार्च 2020 में 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5% हो सकता है। RBI की इस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि आर्थिक स्थितियां और बिगड़ती हैं तो GNPA अनुपात 14.7% तक भी बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात अर्थात CAR घटकर 14.8% हो गया है, जो कि सितंबर 2019 में 15% था। मौजूदा परिस्थितियों में मार्च 2021 तक यह अनुपात 13.3% तक पहुंच सकता है और यदि आर्थिक परिस्थितियां और बिगड़ती हैं तो यह अनुपात 11.8% तक पहुंच सकता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात को पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जमाकर्ताओं की सुरक्षा और विश्व में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति प्रबंधन कंपनियां और म्यूचुअल फंड वित्तीय प्रणाली में सबसे बड़े फंड प्रदाता रहे, जिनके बाद बीमा कंपनियों का स्थान है। वहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात NBFCs ने वित्तीय प्रणाली में सबसे अधिक उधार प्राप्त किया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान बैंक ऋण काफ़ी कमज़ोर रहा था और मार्च 2020 में भी यह 5.9% तक नीचे गिर गया। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बैंकों की ऋण वृद्धि में भारी गिरावट देखने को मिली है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब देखते हैं क्या है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। यह भारतीय रिजर्व बैंक का एक अर्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यह वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है। इस प्रकार पूछे गए इस प्रश्न का सही विकल्प बी है।